एकदम सही पढ़ा है आपने थंबनेल में कि अब सिर्फ निफ्टी 50 में एसआईपी करने से हमें रिटर्न्स नहीं बनने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं इस कंप्लीट चीज को डिकोड करूंगा कि इंडिया में एक्चुअली चल क्या रहा है, हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस वजह से आज के दिन निफ्टी 50 और स्पेशली आईटी इंडेक्स बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं एक इन्वेस्टमेंट साइकिल के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से जब तक केपेक्स नहीं होता एक देश में तब तक उस देश में प्रगति नहीं हो सकती है। मैं कुछ कंपैरेबल्स करूंगा, एग्जांपल्स लूंगा एंड एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने लिए रिटर्न्स को डाइवर्सिफाई भी कर पाए और सिक्योर भी कर पाए। तो आज की वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है कि क्यों निफ्टी 50 में परेशानी आ रही है और किस तरीके से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। पर आगे जाने से पहले अभी तक आप में से 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं एक आर्टिकल से। रघुराम राजन जो हमारे पहले सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते थे, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की जीडीपी तो ज्यादा है पर ग्राउंड पे उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। तो उनका डाउट यह है कि हम 7.7% जीडीपी रिपोर्ट तो कर रहे हैं पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज कम हो रहे हैं। यानी कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, देखिए जो प्राइवेट कंपनीज है वो कैसे ग्रो करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, नया प्लांट लगाएंगी, मशीनरी लगाएंगी, मैन पावर को हायर करेंगी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगी, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करेंगी, अपने आउटलेट्स को इंडिया में अलग अलग जगहों पे ओपन करेंगी, तब जो है एक कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टमेंट से उसको आरओआई बनता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक ह्यूमन की तरह सोचिए कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है। वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि उसको आरओआई की गारंटी नहीं होती। तो इस वजह से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक देता है। अगर आपको भी दिखता कि भाई अगले 2 साल मेरे को निफ्टी में रिटर्न नहीं आएगा तो आपको कहोगे यार ठीक है मैं 2 साल के लिए एक बार बेसिक एफडी कर देता हूं ताकि बेसिक रिटर्न्स मेरे को मिलते रहे, बाद में देखेंगे जब डिमांड बढ़ेगी तो कर लेंगे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक साइकिल है ना, वो एक टर्म पे चलता है जिसका नाम है केपेक्स। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो हर साल जो बजट आता है उसमें निर्मला सीतारमण जी आके बताती है कि भाई इतना पैसा हम रेलवेज में डालेंगे, इतना पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। हर साल वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के एलोकेशन को 10-10% बढ़ाते रहते हैं। करीबन 12 लाख करोड़ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा पैसा लगता है, वो लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। पर प्राइवेट प्लेयर्स भी तो ग्रो करने चाहिए, वो भी तो इन्वेस्ट करने चाहिए। वो जो है इस टाइम पे एक मिसिंग साइकिल है, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। एंड द बिजनेस बिहेवियर डजंट अलाइन विद द ग्रोथ फिगर्स, हाइलाइट्स गैप्स इन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अ क्लियर रोड मैप बियॉन्ड 2047 डेवलपमेंटल गोल्स। देखिए ऑब्वियसली काफी लोग ये भी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हो जाते हैं राहुल गांधी के साथ है, पर हम एक काम करते हैं, एक बार पॉलिटिक्स को साइड रख के कोशिश करते हैं कि क्या कोर मुद्दा है और उसको डेटा से वेरीफाई करते हैं, क्योंकि डेटा से बेटर कोई चीज नहीं होती। तो यहां उन्होंने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड इट, इफ द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट दिस रेट यू वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट्स टू बी हायर। तो उनका एक ही मुद्दा है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। तो आइए समझते हैं, हमने सीएनबीसी का एक आर्टिकल देखा, तो वहां भी अब ये रिसेंट आर्टिकल है, उन्होंने कहा है कि व्हाट्स होल्डिंग बैक अ ब्रॉडर प्राइवेट केपेक्स रिवाइवल इन इंडिया। इसका क्वेश्चन को अगर वापस समझे कि जो केपेक्स रिवाइवल यानी कि प्राइवेट कंपनीज कब वापस निवेश करना चालू करेंगी देश में। देखिए देश की जो जीडीपी है उसको आपको पता है कि कंजम्पशन और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मेजरली चलाती है। ठीक है, बचपन में हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में। तो क्या क्या रोक रहा है इस टाइम पे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि कैसे वीक कंज्यूमर डिमांड यानी कि जो कंजम्पशन है ना वो कमजोर है, रिमेन्स द मिसिंग लिंक होल्डिंग बैक ब्रॉडर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर को इस समय कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंडिया में कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी जिस वजह से उनको पैसे बनेंगे, तो इसलिए वो नई फैक्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कौन से वो सेक्टर्स है जहां पे केपेक्स हो रहा है। तो आइए देखते हैं। ट्रेडिंग में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल्स में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, रिटेल में हो रहा है और कैपिटल गुड्स में हो रहा है। अगर आप ये सारे जो है प्लेयर्स देखेंगे कि इधर कौन आता है, तो इधर आपके जो पुरानी कंपनीज है, जो बड़े जायंट्स है वो आते हैं, जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, ये लोग, रिलायंस, ये लोग आते हैं। ठीक है, पर अब जो है खराब सेक्टर्स जहां पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, वहां टेलीकॉम है, आईटी, पावर, मीडिया, ऑटोस, यहां पे जो है इन्वेस्टमेंट बहुत कॉशियसली जो है कंपनीज कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया का अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 32% ऑफ द जीडीपी है। वैसे ये पहले 40% होता था, पर वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ब्रॉड बेस्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि 32% इन्वेस्ट तो हो रहा है, पर ऐसा नहीं है बहुत सारे कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ही कंपनीज पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। तो जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि ये ब्रॉड बेस्ड नहीं है और क्वेश्चन सिंपल है कि कंज्यूमर डिमांड उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है, जिस वजह से प्राइवेट कंपनीज को शंका है कि हम पैसा लगाएंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। वीडियो में अभी तक बने रहना, क्योंकि आगे मैं इसका पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं और आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी देने वाला हूं एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए।
तो बॉटम लाइन सिंपल है कि देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्टोरी टोटली ब्रोकन तो नहीं है, पर अभी अनइवन है। कुछ सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है, और कंज्यूमर डिमांड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इस साइकिल को समझाता हूं मैं आपको इकोनॉमिक्स के एंगल से। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकली प्राइवेट केपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जो था पहले 40% होता था, यानी जो पहले टोटल इन्वेस्टमेंट होता था उसका 40% जो है प्राइवेट प्लेयर्स करते थे, बचा हुआ सरकार करती थी। अब वो गिर गया है, 33% हो गया, हमने इस पे बात कर ली। दूसरा जो है, अब दो तरीके के बिजनेसेस हो गए इंडिया में, एक होल्डर्स हो गए हैं, एक बिल्डर्स हो गए हैं। होल्डर्स मतलब जो अपना पैसा बचा रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के पास बहुत सारा पैसा है जो वो बचा के रखे हैं। मैं आगे उसके बारे में बात भी करूंगा, जैसे इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, विप्रो, मारुति, एचयूएल, ये लोग अपना पैसा दबा के बैठे हैं, अपनी जेब खाली नहीं कर रहे हैं, ढीली नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने बताया जो पुराने टाइप के बिजनेसेस है, रिलायंस, अडानी, टाटा, ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्ट्स, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों पे इनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो दो तरीके के जो है अब आपके पास बिजनेसेस हो गए हैं, एक होल्डर्स हो गए हैं और एक डेवलपर्स हो गए हैं। अब देखिए केपेक्स साइकिल से होता क्या है, इन्वेस्टमेंट करने से होता क्या है, डिमांड क्रिएशन होती है। डिमांड क्रिएशन कैसे होती है? गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस पे होती है, ग्लोबल सेल्स के बेसिस पे होती है। यहां से ना एक स्पार्क आता है। ये स्पार्क प्लग में ना अभी स्पार्क मिसिंग दिख रहा है, क्योंकि डिमांड मिसिंग दिख रही है। जैसे ये होता है, जैसे डिमांड दिखती है ना, तो बिजनेसेस को अरे वाह यार डिमांड आ रही है, चलो हम एक नई फैक्ट्री डालते हैं, एक नया शोरूम खोल देते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ प्लांट डालते हैं, मशीनरी डालते हैं, तो वो केपेक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्रीज बनाएंगे, डेटा सेंटर्स बनाएंगे, सब बनाएंगे। और जब ये बनेगा और डिमांड साथ में मिलेगी, जब इसका संगम होगा तो मोनेटाइजेशन होती है। मोनेटाइजेशन में आपकी अर्निंग्स बढ़ती हैं, कंपनी की कमाई बढ़ती है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, और जिससे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती है, जिससे निफ्टी 50 बढ़ता है। अब ये सब नहीं हो रहा तो निफ्टी 50 कैसे बढ़ेगा भाई? नहीं बढ़ेगा, और वो नहीं बढ़ रहा है, पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट ठप बैठा हुआ है। अब इंडिया में ये टोटली इंजन स्टॉल हो चुका है, सब लोग वेट एंड वॉच मोड पे आ गए हैं, कोई अग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन किसी की तरफ से नहीं हो रही है, और इस वजह से जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो गिर रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो सोचता है कि यार मैं किस बात के कंपनी को पैसे दूं, कंपनी तो ग्रोथ ही नहीं कर रही, अर्निंग्स में किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही। आगे कंप्लीटली समझाऊंगा। जबकि अगर हम यूएस को आज देखें तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो पागल जैसा है। सारी टेक कंपनीज ने मिला के $700 बिलियन, $700 बिलियन का टेक का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया। ये सिर्फ मैं बड़ी 7 कंपनीज की बात कर रहा हूं, गूगल, नेटफ्लिक्स, मेटा, उसके बाद एनवीडिया, ये सारी जो कंपनीज है, ये सब मिलकर करीबन $700 बिलियन डाल रही है। तो वहां पे जो है गवर्नमेंट भी सप्लाई चेन को सिक्योर कर रही है, और इवन अभी गवर्नमेंट ने इंटेल को अलग से ऑर्डर्स दिलवाए हैं, जिस वजह से इंटेल का शेयर मैं आपको दिखाऊंगा कितना तेजी से बढ़ा है। केपेक्स जो है बहुत तेजी से हो रहा है, और जिस वजह से मोनेटाइजेशन हो रहा है, और इसका इंपैक्ट आपने देख लिया है कि आप ग्लोबल मार्केट्स को अगर देखें तो बहुत तेजी से बढ़े हैं। मैं सारा डेटा भी आपको देने वाला हूं। तो अगर हम इंडिया और यूएस को अभी कंपेयर करें तो हमारा जो प्राइमरी ड्राइवर है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, पर यूएस का जो ड्राइवर है वो ग्लोबल एआई टेक डोमिनेंस है। मतलब आप समझिए, आज मैं और आप क्लॉड के लिए, चैट जीपीटी के लिए, ये सब चीजों के लिए पैसा देते हैं ना, तो ये पैसा किसको जा रहा है? ये तो यूएस की कंपनीज को जा रहा है। इंडिया में करंट केपेक्स क्या है? स्टॉल्ड है, सब लोग कैश पकड़ के बैठे हुए हैं। यूएस में क्या हो रहा है? अग्रेसिव हाइपर स्केल मोड पे चल रहे हैं, सब लोग उधार ले लेके डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। गूगल तक उधार ले रहा है कि भाई इतना पैसा होने के बावजूद भी उधार ले रहा है। अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी इंडिया में बहुत लो है, वहां पे 20% से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है हर साल। वैल्यूएशन में इंडिया में जो है प्राइस टू अर्निंग्स कम हो रहा है, और जबकि यूएस में जो है प्राइस टू अर्निंग्स बढ़ते जा रहा है, और उसके बावजूद भी यूएस सस्ता है। सब प्रूव करूंगा आज के वीडियो में। अब देखिए, इंडिया के लिए जो सबसे खराब न्यूज रही है वो रही है हमारे लिए एफआईआई का आउटफ्लो। उसको समझिए कि 2025 में टोटल आउटफ्लो, पूरे 25 में 3,06,000 करोड़ रुपए था, यानी एफआईआई ने 3,06,000 करोड़ की इक्विटी बेची। आज 2026 चल रहा है और अभी जून खत्म नहीं हुआ है, यानी आधा साल खत्म नहीं हुआ है, और 3,40,000 करोड़ हमारे यहां से ऑलरेडी जा चुका है। ऑब्वियसली इंडियन जो डोमेस्टिक है, जैसे आप और मैं एसआईपी कर रहे हैं, तो उससे जो बचा हुआ है मामला, नहीं तो अगर वो नहीं होता तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो 2025 में जितना हुआ है 2026 के आधे में उससे थोड़ा ज्यादा हो चुका है। अब या तो हमारे पास कोई चीज हो जिससे हम इन सबको एफआईआईएस को वापस लेके आ सके, नहीं तो देखो एफआईआईएस तो बड़े वो होते हैं कि भाई उनको पैसा डालना है तो दे विल ओनली लुक एट रिटर्न्स। वो देखेंगे रिटर्न्स कहां अच्छा मिल रहा है, और उनको जहां मिल रहा है वहां भी हमें भी थोड़ी नजर घुमानी चाहिए, हमें भी अपना आंख वहां पे घुमाना चाहिए। अगर आप मंथली बेसिस पे देखें तो पिछले 13 महीने से एक भी महीना ऐसा नहीं है जब एफआईआईएस ने सेलिंग ना की हो। तो जुलाई 2025 से लेके आज जून 2026 तक 12 महीने मोटा मोटी, एक भी महीना ऐसा नहीं है जब सेलिंग ना हुई हो। और अदर मार्च का महीना जब था, जब वॉर ब्रेकआउट हुई थी, तो 1,22,000 करोड़ का इक्विटी, यानी हाईएस्ट एवर इक्विटी एक ही महीने में बिक गया था। उसके बाद अप्रैल में भी बहुत बिका है, मई में भी बहुत बिका है, जून में अभी तक 43,000 करोड़ बिका है। तो मंथ ऑन मंथ भी हम 12-13 महीने से नेगेटिव चल रहे हैं। अगर ईयरली बेसिस पे भी देखें तो 6 साल से हम जो है एफआईआईएस हमें छोड़ के ही जा रहे हैं। सिर्फ 2020 में थोड़ा सा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट इसको सॉल्व किया है हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लो ने। अब ये क्यों हो रहा है अभी समझिए।
वो ये है कि इंडियाज ईएम स्टैंडिंग इज बीइंग टेस्टेड। ईएम बोले तो इमर्जिंग मार्केट्स। क्या होता है कि जब ग्लोबली इन्वेस्टर देखता है ना, तो वो इंडिया को एक इमर्जिंग मार्केट बास्केट में देखता है। और इमर्जिंग मार्केट बास्केट में बहुत सारी और कंट्रीज आती हैं, जैसे साउथ कोरिया आती है, ताइवान आती है, तो ये सारी कंट्रीज भी इमर्जिंग मार्केट्स में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम जो है अब पीछे पड़ रहे हैं। चाइना भी इमर्जिंग मार्केट में आ जाती है। तो अब क्या है, इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रहा है, वही जो मैं बार बार कह रहा हूं, वैल्यूएशन और पॉलिसी रिस्क बहुत ज्यादा कंपेलिंग दिख रहा है। मतलब उनको दिख रहा है कि वैल्यूएशन का रिस्क बहुत ज्यादा हो चुका है और ग्रोथ अर्निंग्स की नहीं है, जिस वजह से वो देश को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें, एक ऐसा मल्टीपल है जो हर इन्वेस्टर देखता है, तो मैं आज आपको निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग दिखाता हूं। आप देखिए 2020 में जब कोविड आया था, तो ये प्राइस टू अर्निंग्स 20.41 चल रहा था, और आज फिर से आज के महीने में ये 20.24 चल रहा है। अब ये बीच में बहुत तेजी से बढ़ के 41 तक के लेवल पे आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि तब उतनी ही तेजी से हमारे यहां कंपनीज की अर्निंग्स की भी ग्रोथ हो रही थी। तो जब अर्निंग्स ग्रो होती है ना, तो प्राइस टू अर्निंग्स एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। तो 20 की प्राइस टू अर्निंग्स कभी कभी जो है महंगी होती है, और 40 की प्राइस टू अर्निंग कभी कभी सस्ती होती है, क्योंकि ये सब निर्भर करता है कि आगे ग्रोथ क्या होने वाली है। और क्योंकि आज ग्रोथ का कोई अंदेशा नहीं है, तो इसलिए मार्केट्स कंप्रेस्ड मोड पे हैं, प्राइस टू अर्निंग्स कम चल रही है। अब यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं, इंडिया का जो गोल्डन सेक्टर था जिसने इंडिया को बहुत तरक्की दी है, वो है आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर को अगर आप देखें, सिर्फ आईटी सेक्टर को देखें, तो अपने टॉप पॉइंट से दिसंबर 2024 से पूरे सेक्टर की बात हो रही है, आज वो 41% नीचे है। अपने टॉप पॉइंट से 41% पूरा इंडेक्स नीचे है। इस इंडेक्स में इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सारी कंपनीज आती हैं। कुछ कुछ कंपनीज तो 60% नीचे अपने टॉप के प्राइस से, ठीक है। और ये क्यों हुआ है? उसका कारण बड़ा सिंपल है कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई एआई एक्सपेंशन नहीं किया है, और इनका सारा रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। और यूएस और यूरोप की कंपनीज अब जो है एआई को अपना रही हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो तो टीसीएस का जो रेवेन्यू है 48.5% अमेरिका से आता है, उसके 32.8% जो है वो यूरोप से आता है। यानी कुल मिला के 81% रेवेन्यू टीसीएस का अमेरिका और यूरोप दो कॉन्टिनेंट से आता है। इंडिया से मात्र 6% आता है, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र इंडिया का ये लोग मैनेज करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 12.7% आता है। वहीं अगर आप इन्फोसिस को देखें तो उनका तो अमेरिका पे डिपेंडेंस और ज्यादा है। 56.5% उनका अमेरिका से है, यूरोप से 31.5 है, और इंडिया से सिर्फ 2.9 है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वो इन्फोसिस चेक करता है। अब सोचिए कि इतना बड़ा इनका रेवेन्यू शेयर है जो यूएस और यूरोप से आ रहा है, और यूएस और यूरोप की कंपनीज इस समय पे एआई को अपना रही हैं। वो कह रही हैं भाई हमारे को ये वाला मॉडल नहीं चाहिए, आपको 100 इंजीनियर की जरूरत नहीं है, 200 इंजीनियर की जरूरत नहीं है, हमारा 50 इंजीनियर से काम हो जाता है। इसलिए आप अपनी बिलिंग कम करो, बिलिंग कम करो तो अर्निंग कम हो रही है। इनके पास कोई एआई का सोल्यूशन ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखो तो इन्होंने कोई सोल्यूशन बिल्ड भी नहीं किया। 2022 से एआई का वेव चल रहा है, सबको दिख रहा है। विशाल सिक्का इनके सीईओ होते थे 2015 में, और उस टाइम पे उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया था ओपन एआई में, क्योंकि तब ओपन एआई नॉट फॉर प्रॉफिट था। और तब उनका फोरसाइटेडनेस मानना पड़ेगा विशाल सिक्का को। उन्होंने कहा था कि एआई में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए मैनेजमेंट के साथ, वो चले गए। बट आज अगर आप देखें तो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करना होता है, उसको या तो खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करे, या वो कुछ कंपनीज को अक्वायर कर ले कि भाई मैं कंपनी अक्वायर करूंगा तो मेरे को नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ये इंडियन आईटी कंपनीज कुछ नहीं कर रही हैं। क्या कर रही हैं पता है? वो अपने पैसे डिविडेंड में दे रही हैं। वो कह रही भाई हमारे पास, अब आपको इन्फोसिस और विप्रो ये लोग कह रहे हैं भाई हमारे पास सुनो, ग्रो करने का कोई क्षमता नहीं है, आप ये अपना पैसा खुद ले लो। तो जो कंपनी आपको खुद ही अपना पैसा दे रही है, कह रही है कि आप अपना शेयर होल्डर पैसा वापस ले लो, या तो वो बायबैक कर रही है। अब देखो विप्रो ने 15,000 करोड़ का शेयर बायबैक किया, ठीक है। उसके बाद जो अभी इन्फोसिस ने रिसेंटली 25 रुपए का डिविडेंड दिया है, 25 रुपए का। क्यों दिया है भाई? क्या जरूरत थी? उतने पैसे से कोई एआई कंपनी खरीदो यार, उसमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालो। और जब हम देखते हैं आर&डी स्पेंड में, तो आर&डी स्पेंड में भाई हमारा जो परसेंटेज है वो 1% ऑफ रेवेन्यू है, और गूगल मेटा 12 से 20% करते हैं। क्या लड़ाई करेंगे यार हम इनके साथ? काम जो है सोच रहे हैं कि एआई में सुपर पावर बनेंगे। भाई ना आप जो है कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा डाल रहे हो, वो 12 से 20% डाल रहे हो, आप 1% डाल रहे हो। और ना आप जो है कोई कंपनी अक्वायर कर रहे हो कि चलो मैं कोई अच्छी एआई की कंपनीज अक्वायर कर लेता हूं, ना आप पेटेंट्स पे फोकस कर रहे हो। आप तो भाई क्या कर रहे हो? शेयर बायबैक कर रहे हो और इन्वेस्टर को खुश कर रहे हो। हाँ हाँ अच्छी बात है, पहले 500 का शेयर था, 700 में बायबैक हो गया और हम भी खुश हो रहे हैं यहाँ पे। भाई ये सब की वजह से पूरा बिजनेस मॉडल खराब हो गया है। 1,01,000 करोड़ के डिविडेंड पे आउट्स हुए हैं FY26 में आईटी कंपनीज के द्वारा। और आप सोचो टीसीएस जैसी कंपनी मात्र 1.3% अपना रेवेन्यू खर्च कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे, 2900 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्यों भाई? इसको क्यों नहीं तुम 25,000 करोड़ कर देते? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं कर देते, क्योंकि टीसीएस के डिविडेंड से ये टाटा की बाकी कंपनियों को फंड कर रहे हैं।
तो भाई जो गाय दूध दे रही है उससे दूध लो, और जो नहीं बच्चे काम नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको दे दो। तो भाई इससे आप टीसीएस और इन्फोसिस को तो नहीं ग्रो कर पाओगे ना। और आई थिंक ये बहुत मैसिव इश्यू। इन्फोसिस देखिए 0.73% दे रहा है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्या मतलब बात है यार, ये तो दुख हो रहा है, बोलते हुए ही दुख हो रहा है मेरे को। सो गाइज ये एक इंडियन आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यहां पे जो है इन्होंने बाकी यूएस बेस्ड कंपनीज और बाहर की कंपनीज ने बहुत बड़ा मैसिव गेम खेला है। और वो ये, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए नैस्डैक, अब मैंने सबको कंपेयर किया, नैस्डैक, निफ्टी आईटी, निफ्टी 50, ताइवान एक्सचेंज, साउथ कोरिया और चाइना, ये बड़ी इकोनॉमीज में मैंने कंपैरिजन किया। अब देखिए नैस्डैक का जो प्राइस टू अर्निंग है ना, वो हमारे निफ्टी 50 से करीबन 1.5 गुना ज्यादा है। तो यानी आप बोलोगे नैस्डैक महंगा है, ना ना ना, मैंने क्या कहा था, कभी कभी 20 महंगा होता है, 40 सस्ता होता है, वैल्यूएशन बड़ी गजब चीज है भाई। तो यहां आप देखिए कि हम नैस्डैक का ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग 33 के आसपास है, 33-34 के आसपास है, पर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग यानी जो नैस्डैक की कंपनीज के अगले साल की कमाई है उसके बेसिस पे ये 27 है। और पेग रेशियो बताता है कि प्राइस टू अर्निंग को ग्रोथ से डिवाइड किया जाए, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। आप देखिए ये इस समय सबसे कम किसका है, ये इस समय सबसे कम है साउथ कोरिया का और ताइवान का। यानी कि ये बोला जा रहा है कि ताइवान की कंपनीज की जो ग्रोथ है या साउथ कोरिया की कंपनीज की जो ग्रोथ है वो उनके प्राइस टू अर्निंग्स को बीट करेगी, इसलिए जो भी प्राइस टू अर्निंग्स उनका चल रहा है वो जस्टिफाइड है। इवन यूएस के केस में ये नंबर 1.1 से 1.4 है, सिर्फ दो जगह पे ये नंबर बहुत ज्यादा है, एक निफ्टी 50 में 1.5 से 1.8 है और एक निफ्टी आईटी में 1.8 से 2.1 है। तो भाई साहब अगर आप बहुत समझदार बन रहे हो ना कि सिप ऑन डिप करेंगे निफ्टी इंडेक्स में या फिर ये अपना इन्फोसिस तो 50% नीचे गिर गया, टीसीएस 60% नीचे गिर गया, अब खरीदने का टाइम आ गया, देख लो भैया अभी भी महंगे हैं, 50% गिरने के बाद भी महंगे हैं, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है आगे बढ़ने की। वो कुछ हरकतें भी नहीं कर रहे हैं भाई। ऐसा होता कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 5-6% खर्च कर रहे होते तो मैं भी समझता चलो आज पैसा डाल देंगे, कुछ समय बाद उसमें फायदा हो जाएगा। ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल रहे हैं, ना वो कोई एक्विजिशन कर रहे हैं, पैसा डिविडेंड के फॉर्म में वापस कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। मैं तो भाई ऐसे सेक्टर में पैसा नहीं डालूंगा, बिल्कुल नहीं डालूंगा, बहुत क्रिस्प क्लियर बात कर रहा हूं मैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि भाई आप भारत के नहीं हो तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक इन्वेस्टर की तरह सोच रहा हूं, ये भारतीय कंपनीज को एक इंडिकेशन है कि उनको इसी तरह सोचना चाहिए, नहीं तो भारत का भी इन्वेस्टर उनको छोड़ देगा भाई। आज भारत के इन्वेस्टर की वजह से बचे हुए हैं। तो नैस्डैक में अगर आप देखें तो यहां पे आपको क्लाउड सॉफ्टवेयर, एआई का पूरा एक्सेस मिलता है। आईटी इंडियन कंपनीज में सिर्फ आईटी कंसल्टिंग मिलता है, जो अब एक ऑलमोस्ट एक डेड मॉडल बन चुका है। ताइवान में आपको सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है, टीएसएमसी वहां की लिस्ट सबसे बड़ी कंपनी है। साउथ कोरिया में आपको मेमोरी टेक हार्डवेयर मिलता है और चाइना में आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलता है। तो इन सबके पास है ना कोई मोट है। मोट का मतलब होता है कोई ना कोई ऐसा यूएसपी है जिसको इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिस वजह से लोग यहां निवेश करना चाहते हैं। अब मैं आपको इन इंडेक्सेस के डॉलर रिटर्न्स बताता हूं सारों के। ये मैंने 27 सितंबर 2024 से लिया है क्योंकि इस दिन पे निफ्टी ने अपना हाई बनाया था। अगर आप उस दिन से देखें तो साउथ कोरिया ने डॉलर बेसिस पे 238% का रिटर्न दिया, मतलब पैसा 3.5 गुना कर दिया। ताइवान ने 106% का रिटर्न दिया है। निकाय जापान ने 72% का रिटर्न दिया है। नैस्डैक 100 ने 52% का रिटर्न दिया है। चाइना ने 33% का रिटर्न दिया है। S&P 500 जो ब्रॉड बेस इंडेक्स है यूएस का, उसने 31% रिटर्न दिया है। भारत के निफ्टी 50 ने 18% नेगेटिव रिटर्न दिया है डॉलर टर्म्स में, क्योंकि 8% तो इंडेक्स टूट गया और 11% रुपी डिप्रिशिएट हो गया, तो कुल मिला के 18.5% का नेगेटिव रिटर्न है। और आईटी का तो पटाखा बज गया, यहां पे 35% तो इंडेक्स कम है 27 सितंबर से, और उस पर आप डेप्रिसिएशन रुपी का लगा दीजिए तो 42% आप नीचे होते। तो अगर आपने डाइवर्सिफाई करके साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, यूएस टेक, शंघाई में पैसा डाला होता तो आज आपके रिटर्न्स दुरुस्त होते, बढ़िया होते। तो गाइज यही आज की वीडियो की सबसे बड़ी लर्निंग है कि हमें इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना है, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी अपना जो है एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खोल सकते हो और मात्र $10-20 से भी अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। मैं आपको यहां दिखाता हूं, मैं ये ऐप यूज करता हूं जिसका नाम है वेस्टेड, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ऐप के माध्यम से आप यूएस, आपको साउथ कोरिया जहां इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे खुद के पोर्टफोलियो के माध्यम से दिखाता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक कर लीजिए और अपना कंप्लीट डिटेल्स वहां पे बना लीजिए। ये एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है और 6 साल पुराना है, और यहां पे हजारों आप यूएस स्टॉक्स, ईटीएफ्स जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन जो आपकी एलआरएस फाइलिंग है, ये सब जो है आपको वेस्टेड करके दे देता है। आपको सारा डेटा इजीली मिल जाएगा, आप बाद में आराम से टैक्स में फाइल कर सकते हैं। मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता हूं। यहां पे मैं
अब यहां आप देख सकते हैं, यहां मेरा ये पोर्टफोलियो है करीबन $28,000 का, और इसमें कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम पे। और मैं इसमें जो है मैनेज्ड पोर्टफोलियोज के माध्यम से खुद का भी पोर्टफोलियो बना लेता हूं। और यहां पे जैसे स्मॉल केस होता है वैसे ये इनके वेस्ट्स होते हैं। तो यहां मैंने ये बनाया है नेक्स्ट ड्रैगन ईटीएफ, ये मेरा बास्केट है, मैंने खुद बनाया है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने 3 ईटीएफ्स को यूज किया है, और वो तीनों ईटीएफ्स जो हैं वो आपके साउथ कोरिया, ताइवान और जापान के। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने ताइवान का ईटीएफ ले लिया, मैंने साउथ कोरिया का ईटीएफ ले लिया, और मैंने जापान का ईटीएफ ले लिया, और इसको एक बास्केट बना दिया। और हर महीने यहां पे मैं करीबन 10 से 15 हजार रुपए की एसआईपी करता हूं, और धीरे धीरे इसमें मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। अब आप इसका रिटर्न्स देखिए कि अगर आप इसका 1 साल का रिटर्न देखें इस पर्टिकुलर बास्केट का, यानी अगर 1 साल पहले इस बास्केट में किसी ने पैसा डाला होता और S&P 500 से कंपेयर किया हुआ था, तो S&P 500 ने 26% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, जबकि इस बास्केट ने करीबन करीबन आपको 102% का 101.33% का रिटर्न दिया है, यानी S&P से भी 4 गुना ज्यादा बेटर रिटर्न दे दिया है। अगर आप पिछले 3 महीने में भी देखें तो इस इंडेक्स ने बेटर किया है, S&P 500 ने 15% रिटर्न दिया है, जबकि इस पूरे बास्केट ने यानी कि तीनों जो ईटीएफ्स ने मिला के 50% का रिटर्न दिया है। अगर हम लास्ट 1 मंथ में देखें तो भी इसने बेटर किया, और लास्ट 1 हफ्ते में देखें तो भी इसने बेटर किया। तो यानी कि आज ये जो नेक्स्ट ड्रैगन है, नेक्स्ट ड्रैगन मतलब अगला चाइना कौन बन सकता है, तो ये वो अपकमिंग कंट्रीज हैं जिसपे आप इन्वेस्ट करेंगे। और इतना सिंपल, आपको कुछ करना नहीं, आप गए यहां पे और आपने यहां पे बोला कि मेरे को ताइवान के ईटीएफ में पैसा डालना है, आपने ताइवान लिखा, ये देखिए आ गया ताइवान का ईटीएफ। अब ये ताइवान का ईटीएफ आ गया, यहां पे आप सिंपल अपनी एक एसआईपी चालू कर सकते हो। एसआईपी दबाया आपने, और यहां पे आपने तय कर लिया भाई $110 का मैं एसआईपी करूंगा, वो भी हर हफ्ते करूंगा, और वो आपने रिव्यू ऑर्डर पे डाल दिया और प्लेस कर दिया, मैटर खत्म हो गया। ठीक है, यहां पे आपने डेट डाल दी, समझिए 22 जून, यहां पे रिव्यू ऑर्डर हुआ और आपने प्लेस एसआईपी ऑर्डर कर दिया, आपका काम हो गया, 2 क्लिक्स में आपकी एसआईपी चालू हो गई। अब अगर आप इस ईटीएफ को देखें तो इस ईटीएफ की होल्डिंग्स क्या है आइए समझते हैं। इसमें ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मीडियाटेक है, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स है, हॉनहाई प्रिसिशन इंडस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज ताइवान में लिस्टेड है वो सारी यहां पे आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप यहां पे इसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं S&P 500 से कंपैरिजन में, कि जैसे 1 साल में इस इंडेक्स ने 96% रिटर्न दिया है, जबकि S&P 500 ने 24% रिटर्न दिया है। तो ये अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो ताइवान, जैसे आपने तय कर लिया कि मैं ताइवान में $10 डालना चाहता हूं, इसी तरह से अगर आपको लगता है मैं साउथ कोरिया में भी डालना चाहता हूं, तो आपने यहां साउथ कोरिया लिखा, तो साउथ कोरिया लिखते ही यहां पे आपके पास साउथ कोरिया का ईटीएफ आ गया। और यहां पे भी आप अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं, आप अपना लमसम में भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर भाई मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आपको अब इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको नैस्डैक 100 में भी पैसा डालना है तो आप यहां पे QQQ लिख सकते हैं। तो QQQ लिखते ही आपको यहां पे एक ये आ जाएगा, ईटीएफ आ जाएगा, इन्वेस्को QQQ ट्रस्ट, यानी कि ये QQQ क्या है, नैस्डैक 100 है। और यहां पे भी आप अपनी नैस्डैक 100 में भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा वेटेज जो है नैस्डैक में वो एनवीडिया का है, फिर एप्पल का है, फिर माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनी है जो पिछले 6 महीने में $500 बिलियन से $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गई। तो बहुत हलचल चल रही है यूएस में। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे और डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो गाइस बहुत सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, आपको पहले यह समझना है कि सिर्फ निफ्टी 50 के एसआईपी से काम नहीं चलेगा। अगर आज आपको डर लगता है इंटरनेशनल इन्वेस्ट करने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। ₹2,000 महीने, ₹3,000 महीने, ₹5,000 महीने से एसआईपी बिल्ड करिए। बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा, नैस्डैक 100 में कर लीजिए, S&P 500 में कर लीजिए, या फिर आप जो है ताइवान में, साउथ कोरिया में थोड़ा थोड़ा पैसा बांट के डालना चालू कर दीजिए। एक एसआईपी को सेट कर दीजिए और इसको भी चलने दीजिए, क्योंकि यहां पे आपको डॉलर बेस्ड रिटर्न्स मिलेंगे और उन कंपनीज में और उन कंट्रीज में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे जहां पे इस टाइम पे पॉजिटिव केपेक्स साइकिल लगा है। क्योंकि केपेक्स, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया जहां घूम घूम के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे देश में पैसा डालो, मेरे देश में पैसा डालो, मेरे देश में पैसा डालो, क्योंकि उसी से तो देश की प्रगति होगी। जीडीपी बढ़ाने का एक ही तरीका है भाई, कंजम्पशन एंड उसके बाद आपका वहां पे प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो यही काम जो है ये देश कर रहे हैं। आई एम श्योर धीरे धीरे इंडिया भी करेगा, पर जब तक इंडिया नहीं करता है तब तक अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। बाकी जब इंडिया वापस करना चालू करेगा तो वहां पे भी पैसा तो डल ही रहा है, वो तो हम एसआईपी कर ही रहे हैं। तो गाइस अपने इंटरनेशनल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। वेस्टेड एज अ प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप कंप्लीट अपना जो है अकाउंट बना लीजिए। और हाँ, आप जैसे ही अपना फर्स्ट परचेज करेंगे तो आपको $10 का एक वेस्टेड की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक से साइन अप किया हुआ है। वो $10 से आप अपने मन मर्जी का जो शेयर खरीदना है, एनवीडिया खरीदना है, एप्पल खरीदना है, जो भी खरीदना है वो खरीद सकते हैं, या कोई ईटीएफ खरीद सकता है, QQQ खरीद सकते हैं, S&P 500 खरीद सकते हैं। तो गाइस इन्वेस्टमेंट चालू करिए। अपने मन में कोई सवाल है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी समझ आ जाए। सिर्फ निफ्टी 50 पे ना निर्भर रहे, थोड़ा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।